द नेक्स्ट इज़ पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर या एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। मैंने बच्चों आपको बताया है कि किसी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट है उस पे पावर उतनी नहीं होती जितनी इनपुट पे है, यानी जो पावर आउटपुट है वो हमेशा थोड़ी सी कम होती है पावर इनपुट से ड्यू टू सम लॉसेस। वो लॉसेस कौन कौन से हैं, उन लॉसेस को बच्चों एड्रेस करने वाले हैं और उन लॉसेस को हमने इसमें किस तरह से मिनिमाइज़ किया हुआ है ताकि इट कैन बी मोर एफिशिएंट। फिर बता रहा हूँ, इसकी एफिशिएंसी 100% फिर भी नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसी मशीन होती है, चूँकि ये एक ही टाइप की एनर्जी को उसी टाइप में जस्ट लेवल बदल कर देती है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी अबाउट 90% तक प्रीडिक्टेड होती है। लेकिन 100% एफिशिएंसी आपको फिर बता रहा हूँ एक थ्योरेटिकल ट्रांसफार्मर की हो सकती है, एक हाइपोथेटिकल ट्रांसफार्मर की हो सकती है। तो इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर पावर आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस दैन द पावर इनपुट ड्यू टू द सम लॉसेस which are enlisted here. In an actual real transformer, the electrical power at the output is always less than the electrical power at the input due to following losses. In an actual transformer, the electrical power at the output is always less than the electrical power at the input due to the following losses. These losses are number one, flux leakage. Number two, resistance of the coils. Coils mean windings भी बोलते हैं बच्चों इनको, eddy करंट्स, मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस। जी बच्चों, मैंने ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस के असबाब हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर कम होता है इनपुट पावर से। नंबर 1 ड्यू टू द फ्लक्स लीकेज, नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, नंबर 3 ड्यू टू एडी करंट्स, नंबर 4 ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टैरिसिस। अब इन चारों लॉसेस की मीनिंग क्या है और ये जो लॉस है ये किस फॉर्म में होता है और फिर इस लॉस को किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। गो ये सारे लॉसेस कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकते। अगर ये सारे लॉसेस ख़त्म कर दिए जाएं तो फिर तो ट्रांसफार्मर आपका आइडियल ही बन जाएगा। फिर तो एक रियल और आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर तो आपका ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट ही हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम इन लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को मोर एफिशिएंट बना सकते हैं और इन तमाम फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अबाउट 90% तक ही होती है। अब ये लॉसेस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज मीन मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हम कह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लक्स लीकेज? मैग्नेटिक फ्लक्स। जी बच्चों, फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है? मैंने बच्चों आपको बताया है, जब एसी वोल्टेज प्राइमरी कॉइल को देते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, या अगर हम इसको वोल्टेज देते हैं इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। चूँकि वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स चेंजिंग होता है। अब इस प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स लिंक करता है, पास करता है सेकेंडरी कॉइल में से, लेकिन
सारे का सारा फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल में से अगर पास नहीं कर रहा तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इधर देखें प्राइमरी कॉइल के अंदर मैंने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिखाई हैं एज़ कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब है इस कॉइल का फ्लक्स फुली कंप्लीटली इस कॉइल में से पास नहीं कर रहा। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रेट के साथ फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है उस रेट के साथ फ्लक्स उसमें चेंज नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि फ्लक्स लीकेज है। जो इसका फ्लक्स है वो कुछ एयर में एस्केप कर गया है। दो द कॉइल्स आर वाउंड ऑन द सेम laminated core of soft ferromagnetic material, even then flux is escaping into the air and this is known as flux leakage। तो जब फ्लक्स लीकेज होगी तो फिर इस कॉइल के अंदर उतनी वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होगी जितनी आइडियल केस में होती है या हो सकती है। इसकी वजह से आउटपुट पावर बिट लेस हो जाएगा इनपुट पावर से। दिस लॉस इज नोन एज फ्लक्स लीकेज लॉस। अब इस लॉस को हमने किस तरह से कम करना है, ये तब ही पॉसिबल है कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स सेम हो। इसका मतलब है ये तब ही मुमकिन है कि जब दोनों कॉइल एक दूसरे के ऊपर एक ही सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की कोर पे अगर लिपटे हुए हों, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। अब ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने हैं। ये भी हो सकता है कि इस कॉइल के ऊपर ही दूसरा कॉइल हो, क्योंकि कॉइल तो इंसुलेटेड कॉपर वायर के बने हुए हैं। चाहे एक दूसरे के ऊपर भी लिपेट दें तो इलेक्ट्रिकल लिंक तो फिर भी नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लिंकेज है वो आइडियल हो जाएगी, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमाइज हो जाएगी, फ्लक्स लीकेज ख़त्म हो जाएगी या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। तो दिस लॉस इज नोन एज फ्लक्स लीकेज लॉस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या है। फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सारे का सारा सेकेंडरी कॉइल से पास अगर नहीं करता तो इसका मतलब है फ्लक्स के अंदर लीकेज हो रही है, फ्लक्स एस्केप कर रहा है। एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल में से सारा पास नहीं कर रहा। ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल डज नॉट पास थ्रू द secondary coil. This is called magnetic flux leakage. Once again, if all the magnetic flux of primary coil does not pass through the secondary coil, this is called magnetic flux leakage. इसको magnetic flux leakage बोलेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर कम होगा इनपुट पावर से, ड्यू टू विच द आउटपुट पावर इज रिड्यूस्ड, ड्यू टू विच द आउटपुट पावर इज लेस। रिड्यूस की बजाय बच्चों हम लेस का नाम दे रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज मिनिमाइज कैसे हो सकती है। दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाई वाइंडिंग द प्राइमरी and secondary coils one over the other. Once again बच्चों हम बोल रहे हैं कि if all the magnetic flux of primary coil does not pass through the secondary coil, this is known as flux leakage, due to which the output power is less. इधर फिर पावर कम ऑब्टेन होगी क्योंकि कुछ फ्लक्स एस्केप कर जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक ही नहीं करेगा। लेकिन इस लॉस को कैसे कम कर सकते हैं? बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल
1/other। जैसा कि आपको बच्चों दिखाया गया है, ये दोनों कॉइल बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्टली, एक कॉइल यूँ नीचे है, एक कॉइल एग्जैक्टली इसके ऊपर है, बीच में क्या है, ये आयरन कोर मौजूद है। तो फ्लक्स कंप्लीटली प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का एक दूसरे में से पास करेगा। जिस रेट से इसमें चेंज होगा उसी रेट से उसमें चेंज होगा। जितना फ्लक्स प्राइमरी को होगा उतना ही सेकेंडरी को होगा। तो फिर ही ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो सकती है ड्यू टू दिस पावर लॉस के। अगर बाकी पावर लॉस ना हो, सिर्फ ये अकेला पावर लॉस हो और इस पावर लॉस को ख़त्म करना मकसूद हो, तो फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ऑन द सेम लेमिनेटेड आयरन कोर पे ही लपेटते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज कम हो जाता है और ट्रांसफार्मर एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा लॉस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स या रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। अब बच्चों, जैसे कि हमने बताया है कि ये जो कॉइल्स हैं ये कापर वायर के बने हुए हैं। अब दो कापर कंडक्टर तो है, लेकिन इवन देन इसकी थोड़ी बहुत तो रेजिस्टेंस है। तो जब इन कॉइल्स में से पावर ट्रांसमिट होती है, इन कॉइल के अंदर जब करंट फ़्लो करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, जिसको हम पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो कुछ पावर हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। अब इस लॉस को हम, फिर बात वही है कि मुकम्मल तो ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे पास तो कोई ऐसी वाइंडिंग नहीं है जो रेजिस्टेंस लेस हो। ज़ाहिर है कापर एक आइडियल कंडक्टर है, इवन देन इट हैज़ सम रेजिस्टेंस। कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल तो हमारे पास है नहीं एट रूम टेम्परेचर कि हम रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल को किसी तरह से ज़ीरो कर लें। तो चूँकि कॉइल की रेजिस्टेंस होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर बच्चों हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग थिक कापर वायर्स इन द वाइंडिंग। क्योंकि जितनी तार मोटी यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस तार की कम हो जाएगी, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम होगी। इट मीन्स पावर लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बहरहाल जो वाइंडिंग्स हैं कापर की हैं, उनकी भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होती है। सम इलेक्ट्रिकल पावर इज़ डिसिपेटेड, जिसको हम बच्चों I²R लिखते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। सम इलेक्ट्रिकल पावर इज़ डिसिपेटेड, जिसको I²R लिख रहे हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। R क्या है? ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस हैं, और I क्या है? जो करंट है। अगर प्राइमरी कॉइल है तो I का मतलब IP है, अगर सेकेंडरी कॉइल है तो I का मतलब IS है। तो R इसकी भी रेजिस्टेंस हो सकती है, उसकी भी रेजिस्टेंस हो सकती है। जो जितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं उसमें से कुछ पावर हीट की फॉर्म में इधर भी डिसिपेट हो सकती है, और जब लोड अप्लाई किया जाएगा सेकेंडरी कॉइल के ऊपर तो कुछ आउटपुट पावर में से भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इट मीन सम इलेक्ट्रिकल पावर इज़ डिसिपेटेड due to the resistance of the windings. This loss is due to the resistance of the coil, the resistance of the winding. It can be minimized by using thick copper wires. It can be minimized by using thick copper wire. अगर resistance of winding का जो loss है वो हमने अगर कम करना है तो थिक कापर वायर यूज़ करेंगे, उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फिर जो पावर लॉस है हीट की फॉर्म में, बात समझेंगे। सम इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको हम हीट की शक्ल में बोल रहे हैं कि कुछ पावर डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, एंड इट कैन बी minimized by using thick copper wire. Second last, eddy currents. एडी करंट क्या है डिटेल के साथ पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर एडी करंट
एडी करंट से पावर लॉस कैसे होती है इसको देखते हैं और किस तरह से इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब जैसा कि हमने बच्चों एडी करंट्स में पढ़ कर आए हैं कि व्हेन लार्ज पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स current induced in that large piece of conducting material, these currents are named as induced currents। उनको फोकाल्ड्स करंट्स भी बोलते हैं। और बच्चों आपको बताया है कि जो एडी करंट्स हैं वो लूप में फ़्लो करते हैं, क्लोज लूप में फ़्लो करते हैं और उन लूप की प्लेन परपेंडिकुलर होती है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के। और ये डिटेल के साथ हम इससे पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों सिचुएशन क्या है कि प्राइमरी कॉइल में से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है, जब एसी वोल्टेज देते हैं प्राइमरी कॉइल में, तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। वो चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल के साथ थ्रू दिस आयरन कोर। अब आयरन कोर बच्चों एक लार्ज पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है जैसा कि हम ये देख रहे हैं। तो जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में से गुजरेगा, इस कोर के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा जिसको एडी करंट्स बोलते हैं। उस एडी करंट की वजह से कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाएगी और जो इनपुट पावर दे रहे हैं वो कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं होगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी एट द आउटपुट। Some power is lost due to the heating of core of transformer due to the flow of the eddy currents. This loss is named as eddy current loss। अब पहली बात, एडी करंट्स हैं क्या? इंड्यूस्ड करंट्स को बोलते हैं जो ट्रांसफार्मर की कोर में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू विच द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज हीटेड अप, द पावर आउटपुट बिकम्स लेस देन द पावर आउटपुट बिकम्स लेस देन द पावर इनपुट। This loss is known as eddy current loss. So what is eddy current? The induced currents in the core of transformer due to changing magnetic flux are called eddy currents। जैसा कि बताया कि अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं, कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। द इंड्यूस करंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज हीटेड अप ड्यू टू एडी करंट्स, thus some electrical power is lost। This loss is called एडी करंट लॉस। तो बच्चों मैंने बताया है कि जब इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज होगा इस एसी वोल्टेज के सप्लाई करने से, तो कोर में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हीट अप हो जाएगी और कुछ इलेक्ट्रिकल पावर लॉस हो जाएगी जिसको हम एडी करंट लॉस का नाम देते हैं। कुछ अक्सर देखे आपने कि जब आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो उस चार्जर को अगर आप कुछ टाइम के बाद हाथ लगाएं तो काफ़ी गर्म होता है, हीट अप हो जाता है। तो एक्चुअली तौर पर जो हीट ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट लॉसेस हैं। नंबर 1 आपको बताया है कि हीट का जो लॉस है, हीट की फॉर्म में जो लॉस है वो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। हीट की फॉर्म में जो लॉस है वो एडी करंट की वजह से भी हो सकता है। हाउ एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो कोर है वो हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यूज़ करते हैं। अब हाई परमीबिलिटी, अब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्यों यूज़ करते हैं ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हम लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और लेमिनेटेड का मतलब क्या है कि कोर नॉट अ सिंगल पीस ऑफ मटेरियल, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स। ये थिन प्लेट्स हैं विच आर प्रेस्ड टू फॉर्म दिस कोर, जो कि प्रेस करके कोर की फॉर्म में बनाई गई हैं। एंड देयर इज़ इंसुलेशन बिटवीन दीज प्लेट्स। ऐसा करने से क्या होता है, जो कोर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पावर लॉस है वो तो I²R है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा करेंगे तो पावर लॉस तो दूसरे लफ्ज़ों में फिर बढ़ जाएगा।
लेकिन पावर लॉस करंट के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, रेजिस्टेंस के साथ सिंपली डायरेक्टली रिलेटेड है, रेजिस्टेंस के साथ लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जब हम इस कोर की रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बाय मेकिंग इट एज लैमिनेटेड कोर, तो करंट काफ़ी हद तक जो एडी करंट है इस कोर में जो इंड्यूस होता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, और जो एडी करंट लॉस है वो मिनिमाइज हो सकता है। सो दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन। अगर हम लैमिनेटेड कोर यूज़ करें सॉफ्ट आयरन की या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो एडी करंट्स कम हो जाते हैं। व्हाट इज़ लैमिनेटेड कोर ऑफ आयरन? अ कोर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स या लेयर ऑफ आयरन insulated from each other. A core that consists of plates or layer of irons insulated from each other. This decreases the eddy currents due to the increase in the resistance of core. So once again हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की पावर लॉस होने का जो थर्ड सबब है वो एडी करंट्स हैं। एडी करंट्स बताए हैं इंड्यूस करंट्स हैं, ट्रांसफार्मर की कोर में इस्टेब्लिश होते हैं जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है, जिससे पावर लॉस होती है, ट्रांसफार्मर कोर हीट अप हो जाती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली फिर रिड्यूस हो जाती है, ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं रहता, और दिस लॉस इज़ नोन एज एडी करंट लॉस। Eddy currents can be minimized by using laminated iron core, और laminated core of iron क्या होती है? Core that consists of layers या plates या sheets of iron insulated from each other. This decrease the eddy currents, यानी इस ऐसा करने से, कोर इस तरह की बनाने से एडी करंट्स कम हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर। अगर ये कोर लैमिनेटेड ना होती, रेजिस्टेंस कम होनी थी, एडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होने थे, हीट प्रोड्यूस होनी थी, मोस्ट पावर लॉस होनी थी। लेकिन इस कोर को लैमिनेटेड बनाया है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, हमने इसको लिया है ताकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, एडी करंट्स की वैल्यू कम हो जाए, और जो पावर लॉस है ट्रांसफार्मर के अंदर वो रिड्यूस हो जाए। अगर आप साइड व्यू लें तो ये आपको थिन शीट्स नज़र आ रही हैं, जैसा कि ये एक मैंने आपको ये शीट साइड पे इसको अलहदा करके दिखाई है, इनके ऊपर इंसुलेशन लगी है, हर लेयर दूसरे के साथ प्रेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं है, जिस वजह से इट इज़ ए कंडक्टिंग but high resistance core of soft ferromagnetic material that is named as laminated core of iron. The last factor which is affecting the power output of the transformer, that is magnetic hysteresis. What is magnetic hysteresis? अब बच्चों आपको बताया कि ये जो कोर है ये मैग्नेटिक मटेरियल की है। जब कोर में से करंट गुजरता है, या जब कॉइल में से करंट गुजरता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, कोर मैग्नेटाइज होती है। अब चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो मैग्नेटाइज भी होगी, वो डीमैग्नेटाइज भी होगी, वो रिवर्स मैग्नेटाइज भी होगी। इट मीन्स कि चूंकि अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं, तो कोर की मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से कुछ पावर लॉस होगी और कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हीट अप होगी। दिस लॉस इज नेम्ड एज द मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस मीन द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द core of transformer
The energy lost due to magnetization and demagnetization of the core of transformer is called magnetic hysteresis. Is called magnetic hysteresis loss. The energy lost due to magnetization and demagnetization of core of transformer is called magnetic hysteresis. इस पावर लॉस को कम करने के लिए, और आपको ये भी बता दें कि ये जो एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, ये भी हीट की फॉर्म में ही होगी, कोर हीट अप हुई होगी. दिस पावर आल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये भी पावर हीट की फॉर्म में ही लॉस होती है. इसको कैसे? दिस लॉस कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन. इस लॉस को कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं. और आपको बताया था कि सॉफ्ट आयरन का एक मैग्नेटिक एटीट्यूड है, एक मिजाज का नाम है. गो आयरन फिज़िकली तो एक हार्ड मटेरियल है, लेकिन सॉफ्ट का मतलब ये है कि आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी लॉस होती है, कम होती है एज़ कंपेयर टू द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो इसका मतलब है कि अगर आपका ये कोर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा तो ज़्यादा पावर लॉस होगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी. लेकिन अगर आपका मटेरियल मैग्नेटिक है और सॉफ्ट भी है तो फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कंटिन्यूसली करने के लिए, दैट एनर्जी फिर लेस रिक्वायर्ड होती है. और इस लॉस को मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस का नाम दे रहे हैं. तो दिस कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन. अब जो हम बोल रहे हैं कि कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली तौर पर सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो छोटा होता है, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होता है. अब ये हिस्टेरेसिस लूप क्या है ये बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इतना आपको बता रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जिसके ऊपर कॉइल लपेटे हुए हैं वो जब अल्टरनेटिंग करंट गुज़रता है तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी एक्सपेंडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस लॉस इज नेम्ड एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस. So all these are the four factors which affect the efficiency of the transformer: flux leakage, resistance of coil, eddy currents, magnetic hysteresis. Last three factors appears in the form of heat as a loss. और जो आपका फ्लक्स लीकेज है वो तो इंडक्शन की अमाउंट को रिड्यूस करता है, वो तो आपके सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज ही उतनी नहीं इंड्यूस्ड होती जितनी आइडियल कपलिंग के अंदर हो सकती है. तो फ्लक्स लीकेज में आपको बताया था कि नॉट ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल passes through the secondary coil. This is known as flux leakage. So all these factors affect the efficiency of a real or an actual transformer.